क्या आप एक ऐसी कहानी सुनने के लिए तैयार हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपकी आंखों में आंसू भी ला देगी? यह कहानी है उस सुमन की जिसके जीवन में एक ऐसा तूफान आता है जो उसकी हंसती खेलती दुनिया को उजाड़ देता है। अपनों का अत्याचार, समाज के ताने और एक ऐसी सास की क्रूरता जो इंसानियत की सारी हदें पार कर देती है। लेकिन जब जुल्म का घड़ा भर जाता है तब नियति एक ऐसा खेल रचती है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। घर में एक फटेहाल नौकर की एंट्री होती है जो असल में एक बहुत बड़ा राज छुपाए हुए है। क्या सुमन को उसका खोया हुआ सम्मान वापस मिल पाएगा? और उस घमंडी सास का क्या अंजाम होगा जिसने एक बेबस बहू को दुखों के पहाड़ वाले रास्ते पर ला खड़ा किया था? दोस्तों, लखनऊ के हुसैनगंज की तंग और पुरानी गलियों में बसा वह विशाल मकान बाहर से जितना आलीशान दिखता था, अंदर से उतना ही घुटन भरा था। उस मकान की हर दीवार जैसे किसी बेबस मानुस की चीखों को अपने अंदर दबाए बैठी थी। उसी घर की एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में सुमन रहती थी। सुमन, जिसकी उम्र अभी केवल 26 वर्ष थी, लेकिन उसके चेहरे पर छाई उदासी और आंखों के नीचे के काले घेरे उसकी उम्र को 50 वर्ष जैसा दिखा रहे थे। उसकी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे जब एक भयानक हादसे में उसके पति सोहन की मृत्यु हो गई थी। सोहन एक सीधा साधा और अपनी पत्नी से बेहद प्यार करने वाला इंसान था, लेकिन उसकी मौत ने सुमन की जिंदगी को एक ऐसे नर्क में बदल दिया जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। सोहन की मौत के बाद उसकी मां माया का असली रूप सामने आया। माया देवी एक अत्यंत घमंडी, क्रूर और बिना दिल की महिला थी। वह बात बात पर चिल्लाने और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए पूरे इलाके में जानी जाती थी। बेटे की मौत का पूरा दोष उसने सुमन के सिर पर मढ़ दिया। वह हर दिन सुमन को मनहूस, डायन, कुलच्छड़ी जैसे गंदे शब्दों से पुकारती थी। माया देवी अपने आलीशान सोफे पर बैठकर चाय की चुस्की ले रही थी और सुमन उसके पैरों के पास जमीन पर बैठकर फर्श साफ कर रही थी। माया देवी ने अपनी तीखी आवाज में कहा, अरे ओ मनहूस, तेरे कदम इस घर में क्या पड़े? मेरा कमाता खाता बेटा चला गया, तू तो मेरे बेटे को खा गई। अगर जरा सा भी शर्म बची है तो इस घर का सारा काम ठीक से किया कर, नहीं तो धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। सुमन की आंखों से आंसू टपक कर फर्श पर गिर रहे थे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकती थी। उसने अपनी सुबकियों को रोकते हुए कहा, माँ जी, मैंने तो कभी सोहन का बुरा नहीं चाहा, वह तो एक दुर्घटना थी। मुंह बंद कर, अपनी जुबान मत चला मेरे सामने। माया देवी ने चिल्लाते हुए पैर से बाल्टी को धक्का दे दिया, जिससे सारा गंदा पानी फिर से फर्श पर फैल गया। यह साफ सफाई का नाटक बंद कर और जाकर रसोई का काम संभाल। आज रात के खाने में अगर नमक थोड़ा भी तेज हुआ ना तो समझ लेना कि तुझे रात भर भूखा सोना पड़ेगा। सुमन चुपचाप उठी और रसोई की तरफ चल दी। रसोई में जाते ही उसने देखा कि वहां बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। सुबह से उसने अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डाला था। उसकी भूख के मारे आंतें कुलकुला रही थी, लेकिन घर के नौकरों को जो खाना मिलता था, सुमन को उससे भी बदतर खाना दिया जाता था। कई बार तो उसे बासी और सड़ी हुई रोटियां खानी पड़ती थी। नौकर भी माया देवी के डर से सुमन से बात नहीं करते थे और उसे हेय दृष्टि से देखते थे। माया देवी ने नौकरों को सख्त हिदायत दे रखी थी कि कोई भी सुमन की मदद नहीं करेगा और न ही उससे सहानुभूति दिखाएगा। दिन बीतते गए और सुमन पर होने वाले अत्याचार बढ़ते ही गए। जाड़े के दिन थे
और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। एक दिन सुबह जब कोहरा बहुत घना था, माया देवी के आलीशान मकान के दरवाजे पर एक लड़का आकर खड़ा हो गया। उसकी उम्र लगभग 22 वर्ष रही होगी। उसने बहुत ही फटे पुराने और मैले कपड़े पहन रखे थे। उसके पैरों में टूटी हुई चप्पल और ठंड के मारे वह कांप रहा था। उसके चेहरे पर धूल जमी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और गहराई थी। माया देवी अपने बरामदे में बैठी धूप सेक रही थी। उस लड़के ने हिम्मत करके हाथ जोड़े और बहुत ही दबे स्वर में कहा, माई जी, मुझे कोई भी काम दे दो। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, बस 2 वक्त की रोटी और रहने के लिए एक छोटा सा कोना दे दीजिए। मैं घर का हर छोटा बड़ा काम कर दूंगा। माया देवी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके मन में आया कि मुफ्त का एक नौकर मिल रहा है जो बिना पैसों के काम करने को तैयार है। उसने अपनी आदत के अनुसार रौब जमाते हुए कहा, तेरा नाम क्या है रे, और कहाँ से आया है? लड़के ने सिर झुकाकर कहा, माई जी, मेरा नाम राजन है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं काम की तलाश में भटकते हुए यहाँ तक आ गया हूँ। माया देवी ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, रख लेती हूँ तुझे, लेकिन याद रखना, यहाँ काम चोरी बिल्कुल नहीं चलेगी। तुझे घर की साफ सफाई, बागवानी और भारी सामान उठाने का काम करना होगा। रहने के लिए बाहर का छप्पर मिलेगा। 2 वक्त का खाना दिया जाएगा। मंजूर है ना? राजन ने तुरंत हामी भर दी। जी माई जी, मुझे सब मंजूर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजन को काम पर रख लिया गया। पहले ही दिन से राजन ने बड़ी लगन से काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठता, पूरे आंगन की सफाई करता और पौधों में पानी देता, लेकिन काम करते करते उसकी नजरें अक्सर रसोई की तरफ चली जाती, जहां सुमन अकेली भारी बर्तन उठा रही थी या फिर भारी पत्थरों पर मसाले पीस रही होती थी। राजन ने बहुत ही कम समय में यह भांप लिया कि इस आलीशान घर में सुमन की क्या स्थिति है। उसने देखा कि कैसे माया देवी हर छोटी बात पर सुमन को गालियां देती थी और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी। एक दोपहर जब माया देवी ऊपर अपने कमरे में सो रही थी, सुमन कुएं से पानी की भारी बाल्टी खींच रही थी। उसके कमजोर हाथों में इतनी ताकत नहीं थी कि वह उस भारी बाल्टी को आसानी से ऊपर ला सके। रस्सी उसके हाथों को काट रही थी। राजन तेजी से आगे बढ़ा और उसने सुमन के हाथों से रस्सी अपने हाथों में ले ली। उसने एक ही झटके में बाल्टी को ऊपर खींच लिया। सुमन ने डरकर चारों तरफ देखा और कहा, तुम यह क्या कर रहे हो राजन? अगर माँ जी ने तुम्हें मेरी मदद करते हुए देख लिया तो वह तुम्हें नौकरी से निकाल देंगी और मुझे बहुत मारेंगी। राजन ने बहुत ही शांति और आदर के साथ कहा, भाभी जी, आप इतनी कमजोर हैं और यह काम बहुत भारी है। जब तक मैं यहाँ हूँ, आपको ऐसे भारी काम करने की जरूरत नहीं है। मैं माँ जी के सामने नहीं बल्कि उनकी पीठ पीछे आपकी मदद कर दिया करूँगा। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। सोहन की मौत के बाद वह पहली बार किसी इंसान के मुंह से अपने लिए सहानुभूति के शब्द सुन रही थी। उसने कहा, तुम बहुत अच्छे हो राजन, लेकिन अपनी नौकरी को खतरे में मत डालो। मेरा भाग्य ऐसा ही है, मुझे यह सब सहना ही होगा। राजन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में सुमन के लिए दर्द और गहरा हो गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजन चुपके से सुमन की मदद करने लगा। जब भी सुमन रसोई में अकेली होती
राजन चुपचाप जाकर लकड़ियां काट देता या भारी बर्तन धो देता। वह अपने हिस्से की रोटी में से भी आधी रोटी बचाकर चुपके से सुमन के लिए रख देता था, ताकि उसे भूखा न रहना पड़े। सुमन को भी धीरे धीरे राजन की मौजूदगी में एक सुरक्षा का एहसास होने लगा। वह जब भी राजन को देखती, उसे अपनी जिंदगी का सूनापन थोड़ा कम लगता था। दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, लेकिन आंखों ही आंखों में एक दूसरे के प्रति आदर और हमदर्दी साफ दिखाई देती थी। यह हमदर्दी कब धीरे धीरे गहरे लगाव और प्यार में बदलने लगी, दोनों को ही इसका एहसास नहीं हुआ। राजन के मन में सुमन के लिए सिर्फ सहानुभूति नहीं थी, बल्कि एक ऐसी भावना थी जो बहुत पुरानी और गहरी लग रही थी। एक दिन माया देवी की एक सहेली उनके घर आई। उसने बातों बातों में माया देवी से कहा, माया, तुम्हारी बहू तो अभी जवान है, तुम इस पर इतना नजर रखती हो, लेकिन आजकल के जमाने का क्या भरोसा, कहीं ऐसा न हो कि यह समाज में तुम्हारी नाक कटवा दे। यह बात माया देवी के दिमाग में बैठ गई। उसने सोचा कि क्यों न सुमन को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया जाए, ताकि सोहन के नाम पर जो कुछ भी संपत्ति बची है वह पूरी तरह से उसकी हो जाए और समाज में सुमन को बदनाम करके निकाला जा सके। माया देवी ने एक बेहद घटिया और शातिर योजना बनाई। उसने एक रात राजन को अपने कमरे में बुलाया। उस समय चारों तरफ सन्नाटा था। माया देवी ने राजन से कहा, देख राजन, तू एक गरीब लड़का है। अगर मैं तुझे बहुत सारे पैसे दूं तो क्या तू मेरा एक काम करेगा? राजन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, कैसा काम माई जी? माया देवी ने फुसफुसाते हुए कहा, तुझे बस इतना करना है कि आज रात तू सुमन के कमरे में जाएगा। मैं बाहर से समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोगों को लेकर आऊंगी। हम तुम दोनों को एक साथ पकड़ेंगे। इसके बदले में मैं तुझे 5,000 रुपए दूंगी और शहर से बाहर जाने का टिकट भी दूंगी। राजन अंदर से गुस्से से उबल गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक सास अपनी ही बहू की इज्जत उछालने के लिए इस हद तक गिर सकती है, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू रखा। उसने सोचा कि अगर वह अभी मना कर देगा तो माया देवी किसी और के साथ मिलकर यह घिनौनी चाल चल देगी और सुमन फंस जाएगी। राजन ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है माई जी, जैसा आप कहें। मैं आज रात सुमन के कमरे में चला जाऊंगा। माया देवी बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि उसका तीर सही निशाने पर लगा है। रात के लगभग 12 बजे जब पूरा घर सो रहा था, राजन चुपके से सुमन के कमरे की तरफ बढ़ा। सुमन अपने फटे कंबल में लिपटी जमीन पर सो रही थी। राजन ने उसे धीरे से जगाया। सुमन घबराकर उठ बैठी। राजन, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो अनर्थ हो जाएगा। राजन ने उसके मुंह पर हाथ रखा और कहा, भाभी जी, शांत रहिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपकी सास ने आपको बदनाम करने के लिए एक जाल बुना है। वह बाहर लोगों को इकट्ठा कर रही है ताकि हमें एक साथ दिखाकर आपको बदनाम कर सके और घर से निकाल सके। सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोने लगी। हे भगवान, मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? राजन ने कहा, रोने का समय नहीं है। हमें इस जाल को उन्हीं पर उलटना होगा। आप अभी इसी वक्त मेरे साथ इस घर से बाहर निकलिए। यहाँ रहना अब आपके लिए सुरक्षित नहीं है। इससे पहले कि सुमन और राजन कमरे से बाहर निकल पाते,
बाहर शोर सुनाई देने लगा। माया देवी अपने साथ मोहल्ले के 4-5 रसूखदार लोगों को लेकर आ चुकी थी। उसने चिल्लाते हुए सुमन के कमरे का दरवाजा जोर से धक्का देकर खोला। देखो देखो सब लोग, इस कुलच्छड़ी का कारनामा। मेरे बेटे को मरे अभी साल भर भी नहीं हुआ और इसने इस आवारा नौकर के साथ मुंह काला करना शुरू कर दिया। माया देवी ने अपनी छाती पीटते हुए नाटक करना शुरू कर दिया। मोहल्ले के लोग कानाफूसी करने लगे। सुमन रोते हुए कहने लगी, यह सब झूठ है, यह सब बिल्कुल झूठ है। मैं बेकसूर हूँ। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। माया देवी ने आगे बढ़कर सुमन का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ ले गई। उसने सुमन को धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया। उसके बाद उसने राजन की तरफ देखा और कहा, और तू नीच नौकर, तेरी यह हिम्मत, निकल जा मेरे घर से, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगी तुझे। राजन के चेहरे पर इस बार कोई डर नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। वह आगे बढ़ा और उसने जमीन पर गिरी सुमन को सहारा देकर उठाया। उसने माया देवी की तरफ देखते हुए बहुत ही कड़क आवाज में कहा, माया देवी, आज आपने जो पाप किया है ना, उसका घड़ा बहुत जल्द भरेगा। इस बेकसूर औरत पर जो कीचड़ आपने उछाला है, वह एक दिन आपके अपने चेहरे पर ही लगेगा। बड़ा आया उपदेश देने वाला, अपनी औकात देख और फुट यहाँ से। माया देवी ने चिल्लाकर दरवाजा बंद कर लिया। रात का समय था। ठंड बहुत तेज थी। सुमन सड़क पर बैठकर रो रही थी। उसके पास न तो कोई अतिरिक्त कपड़ा था और न ही कोई ठिकाना। राजन ने अपना पुराना कंबल सुमन के कंधों पर डाल दिया और कहा, सुमन जी, रोइए मत। उस नर्क से आपका आजाद होना ही बेहतर था। अब से आपकी जिम्मेदारी मेरी है। जब तक मैं जिंदा हूं, आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। सुमन ने रोते हुए उसकी तरफ देखा। राजन, तुम खुद इतने गरीब हो, तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? तुम्हारा खुद कोई ठिकाना नहीं है। राजन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बस मुझ पर भरोसा रखिए, चलिए मेरे साथ। राजन सुमन को लेकर गोमती नगर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बड़े होटल के पास पहुंचा। यह होटल शहर का सबसे महंगा और आलीशान होटल द ताज होटल था। सुमन को लगा कि राजन शायद उसे इस होटल के पीछे किसी झुग्गी झोपड़ी में ले जा रहा है, लेकिन राजन सीधे होटल के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ने लगा। वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने जैसे ही राजन को देखा, उनकी आंखों में एक अजीब सा सम्मान उभरा, लेकिन राजन ने उन्हें आंखों के इशारे से शांत रहने का संकेत दिया। राजन सुमन को होटल के मैनेजर के पास ले गया। मैनेजर ने राजन को देखते ही खड़े होने की कोशिश की, लेकिन राजन ने तुरंत कहा, सर, यह सुमन जी हैं। इन्हें रहने के लिए एक सुरक्षित जगह और काम की सख्त जरूरत है। क्या आपके होटल में इनके लिए कोई जगह है? मैनेजर ने राजन की बात को तुरंत समझते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल है। हमारे होटल के स्टाफ क्वार्टर में एक कमरा खाली है और हमें हाउसकीपिंग विभाग में एक सुपरवाइजर की जरूरत भी है। सुमन जी कल से ही काम पर आ सकती हैं। सुमन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे इतनी आसानी से एक बड़े होटल में नौकरी और रहने के लिए कमरा मिल गया था। उसे लगा कि शायद राजन की इस होटल के स्टाफ से पुरानी जान पहचान होगी। अगले कुछ हफ्तों में सुमन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। होटल का साफ सुथरा माहौल, अच्छा खाना और सम्मानजनक काम पाकर
उसके चेहरे की रंगत वापस लौटने लगी थी। राजन भी उसी होटल में एक छोटे कर्मचारी के रूप में काम करने लगा था। वह हर सुबह सुमन से मिलता, उसका हालचाल पूछता और शाम को उसे उसके कमरे तक सुरक्षित छोड़ता। धीरे धीरे सुमन के मन में राजन के लिए प्यार और गहरा होता गया। वह देखती थी कि राजन भले ही एक साधारण नौकर की तरह रहता था, लेकिन उसकी बातें, उसका व्यवहार, उसकी सोच किसी बहुत ऊंचे घराने के व्यक्ति जैसी थी। वह कभी भी परिस्थितियों से घबराता नहीं था। एक दिन होटल में एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन हुआ। देश के कई बड़े बड़े उद्योगपति वहां आने वाले थे। सुमन भी काम के सिलसिले में हॉल के पास खड़ी थी। तभी उसने देखा कि होटल के मालिक और शहर के बड़े बड़े अधिकारी मुख्य द्वार पर किसी का इंतजार कर रहे थे। एक बेहद महंगी चमचमाती गाड़ी आकर गेट पर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से एक बेहद प्रभावशाली और बुजुर्ग व्यक्ति उतरे। मैनेजर ने आगे बढ़कर कहा, स्वागत है सिंघानिया साहब। सुमन ने सुना था कि सिंघानिया ग्रुप देश का सबसे बड़ा औद्योगिक घराना है। उस बुजुर्ग व्यक्ति के पीछे एक और गाड़ी रुकी। सुमन की नजर उस गाड़ी पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। उस गाड़ी में से जो युवक उतरा, उसने बेहद महंगा सूट पहन रखा था। उसकी कलाई पर कीमती घड़ी बंधी थी और उसका पूरा व्यक्तित्व राजाओं जैसा था। वह युवक कोई और नहीं बल्कि राजन था। सुमन अपनी जगह पर जड़ हो गई। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी उसने देखा कि होटल के मैनेजर से लेकर बड़े बड़े लोग राजन के सामने सिर झुकाकर खड़े थे और उसे रोहन सिंघानिया कहकर पुकार रहे थे। राजन, जो वास्तव में रोहन सिंघानिया था, उसकी नजर भीड़ में खड़ी सुमन पर पड़ी। उसने अपने पिता से कुछ कहा और सीधे सुमन की तरफ बढ़ने लगा। सुमन डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। राजन या रोहन, यह सब क्या है? तुम कौन हो? सुमन की आवाज कांप रही थी। रोहन ने बहुत ही प्यार से कहा, सुमन शांत हो जाओ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ। रोहन उसे होटल के एक बेहद खूबसूरत और निजी केबिन में ले गया। वहां उसके पिता भी आ गए। रोहन ने सुमन के सामने हाथ जोड़े और कहा, सुमन, मुझे माफ करना कि मैंने तुमसे अपनी पहचान छुपाई। मैं कोई गरीब राजन नहीं हूँ। मेरा असली नाम रोहन सिंघानिया है और मैं इस पूरे सिंघानिया साम्राज्य का इकलौता वारिस हूँ। सुमन ने अविश्वास से कहा, फिर तुम मेरी सास के घर पर एक फटेहाल नौकर बनकर क्यों काम कर रहे थे? तुमने इतने दिन तक यह नाटक क्यों किया? रोहन की आंखों में एक पुराना दर्द छलक आया। उसने कहा, यह कोई नाटक नहीं था सुमन, यह मेरी परीक्षा थी और तुम्हें उस नर्क से निकालने का मेरा प्रयास था। क्या तुम्हें याद है, आज से 7 साल पहले हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे? सुमन ने अपनी यादों पर जोर दिया। अचानक उसे याद आया कि कॉलेज के दिनों में एक लड़का हमेशा दूर से उसे देखा करता था और उसकी मदद करता था, लेकिन वह बहुत ही शर्मीला था और उसने कभी अपने दिल की बात उससे नहीं कही थी। रोहन ने आगे कहा, हाँ सुमन, मैं वही रोहन हूँ। मैं कॉलेज के समय से ही तुमसे बेपनाह प्यार करता था, लेकिन जब तक मैं अपने दिल की बात तुमसे कहने की हिम्मत जुटा पाता, उससे पहले ही मेरे पिता ने मुझे पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया। जब मैं 3 साल बाद वापस लौटा तो मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी सोहन से हो चुकी है। मैं टूट गया था, लेकिन मैंने तुम्हारे सुखी जीवन की कामना करते हुए
अपने पैर पीछे खींच लिए। रोहन ने एक लंबी सांस ली और कहा, लेकिन कुछ समय पहले मुझे पता चला कि सोहन की एक हादसे में मौत हो गई है और तुम्हारी सास तुम पर बेइंतहा जुल्म कर रही हैं। मैं तुम्हें उस हालत में नहीं छोड़ सकता था, लेकिन मेरे पिता का मानना था कि मुझे किसी भी लड़की से शादी करने से पहले उसकी असलियत और इंसानियत को परखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा है और लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने एक नौकर का वेश धारण किया। मैं देखना चाहता था कि क्या तुम इस बदहाली में भी अपने अच्छे स्वभाव को बनाए रखती हो या नहीं, और मैंने यह भी देखा कि तुम्हारी सास किस हद तक गिर सकती है। मैंने जो कुछ भी किया वह तुम्हें उस नर्क से हमेशा के लिए आजाद करने और समाज के सामने बेकसूर साबित करने के लिए किया। सुमन की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि कोई उससे इतनी पवित्र और गहरी मोहब्बत कर सकता है कि उसके लिए एक नौकर का जीवन जीने को भी तैयार हो जाए। रोहन के पिता ने आगे बढ़कर सुमन के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, रोहन ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था। मैंने खुद तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता को देखा है। तुम जैसी पवित्र और अच्छे दिल की लड़की ही हमारे घर की लक्ष्मी बनने के योग्य है। क्या तुम मेरे बेटे रोहन की पत्नी बनकर हमारे घर आओगी? सुमन ने रोते हुए रोहन की तरफ देखा। रोहन की आंखों में सिर्फ और सिर्फ सच्चा प्यार था। सुमन ने धीरे से अपना सिर सहमति में हिला दिया। रोहन और सुमन की शादी बहुत ही सादगी और पवित्रता के साथ एक मंदिर में हो गई, जिसमें रोहन के परिवार के कुछ करीबी लोग ही शामिल हुए। शादी के बाद सुमन अब देश की सबसे अमीर घराने की बहू बन चुकी थी, लेकिन उसके स्वभाव में वही पुराना भोलापन और विनम्रता थी। दूसरी तरफ माया देवी का घमंड 7वें आसमान पर था। उसने सुमन को घर से निकालकर सोहन की सारी संपत्ति अपने नाम कर ली थी, लेकिन वह यह भूल गई थी कि बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। माया देवी ने अपने भाई के बेटे के साथ मिलकर एक बड़ा व्यापार शुरू किया। उसके भाई का बेटा बहुत ही शातिर और धोखेबाज था। उसने माया देवी के स्वभाव का फायदा उठाकर सारे कागजातों पर उसके दस्तखत करवा लिए। धीरे धीरे उसने सोहन के नाम की सारी जमीन, मकान और यहाँ तक कि वह आलीशान घर भी अपने नाम करवा लिया। एक सुबह माया देवी जब उठी तो उसके घर के बाहर पुलिस खड़ी थी। उसके भाई के बेटे ने उस पर धोखाधड़ी का केस कर दिया था और कोर्ट के आदेश के अनुसार उस आलीशान मकान को कुर्क किया जा रहा था। माया देवी रोती चिल्लाती रही, यह मेरा घर है, मेरे बेटे का घर है, तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन कानून के सामने उसकी एक न चली। उसे सिर्फ एक जोड़ी कपड़े में उस घर से बाहर निकाल दिया गया। उसकी सारी सहेलियां और समाज के जिन लोगों के सामने वह अपनी नाक ऊंची रखती थी, सबने उससे मुंह मोड़ लिया। कोई उसे अपने घर में पनाह देने को तैयार नहीं था। दिन बीतते गए और माया देवी की हालत बद से बदतर होती गई। वह लखनऊ के एक बड़े मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगने पर मजबूर हो गई। उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे और ठंड के मारे उसकी हड्डियां कांप रही थी। एक दिन उसी मंदिर के सामने कई बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर रुकी। गाड़ियों में से अंगरक्षक उतरे और उन्होंने एक बड़ी लाल कालीन बिछाई। मंदिर के ट्रस्टी और बड़े बड़े पुजारी बाहर आकर खड़े हो गए, क्योंकि देश के सबसे बड़े उद्योगपति रोहन सिंघानिया और उनकी पत्नी सुमन सिंघानिया
वहां एक बड़े भंडारे का आयोजन करने आ रहे थे। माया देवी भी उसी भीड़ में भूख से बेहाल बैठी थी। उसने जैसे ही गाड़ी से उतरते हुए जोड़े को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने सुमन थी, जिसने बेहद कीमती बनारसी साड़ी पहन रखी थी। उसके गले में हीरों का हार था और उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। उसके बगल में रोहन खड़ा था, वही राजन जिसे माया देवी ने नीच नौकर कहकर दुत्कारा था। सुमन ने भीड़ में बैठी अपनी पूर्व सास माया देवी को पहचान लिया। माया देवी की हालत देखकर सुमन का दिल पसीज गया। वह रोहन का हाथ पकड़कर सीधे माया देवी की तरफ बढ़ी। माया देवी डर के मारे कांपने लगी। उसे लगा कि आज सुमन अपनी पुरानी प्रताड़ना का बदला लेगी और उसे पुलिस के हवाले कर देगी या समाज के सामने बेइज्जत करेगी। उसने डरते हुए अपने हाथ जोड़ लिए और रोते हुए कहा, सुमन, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मैंने तुझे मनहूस कहा, लेकिन असल में मनहूस और पापी तो मैं थी। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई है। मुझे पुलिस के हवाले मत करना बेटा। तुमने सुमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने बिना किसी नफरत के आगे बढ़कर माया देवी के हाथ पकड़े और उन्हें जमीन से उठाया। उसने कहा, माँ जी, मैंने आपको बहुत पहले ही माफ कर दिया था। मैं यहाँ आपसे बदला लेने नहीं आई हूँ। मेरे संस्कारों ने मुझे बड़ों का आदर करना सिखाया है, चाहे उन्होंने मेरे साथ कैसा भी व्यवहार किया हो। सुमन ने रोहन की तरफ देखा। रोहन ने मुस्कुराकर सहमति दी। सुमन ने अपने मैनेजर को बुलाया और कहा, इन माई जी को हमारे वृद्धाश्रम में ले जाइए। वहाँ इनके रहने, खाने और इलाज का पूरा इंतजाम होना चाहिए। इन्हें जीवन की हर सुख सुविधा मिलनी चाहिए। माया देवी फूट फूट कर रोने लगी। उसने सुमन के पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सुमन ने उन्हें रोक दिया। माया देवी ने रोते हुए कहा, मैं कितनी अंधी थी जो एक साक्षात देवी को पहचान नहीं सकी। तूने मेरे जैसे पापी को भी सहारा दिया। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। माया देवी को अपने किए पर पछतावा था और अब वह एक सुरक्षित स्थान पर अपने पापों का प्रायश्चित कर रही थी। दूसरी ओर सुमन और रोहन एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। सुमन ने साबित कर दिया था कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, इंसान को अपनी अच्छाई और धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड और बुरे कर्मों का फल इंसान को इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। समय बदलते देर नहीं लगती। जो आज राजा है वह कल रंक बन सकता है, और जिसे आज समाज ठुकरा रहा है, कल नियति उसे सबसे ऊंचे मुकाम पर बैठा सकती है। सच्चाई, धैर्य और साफ दिल वाले लोगों को एक न एक दिन उनका खोया हुआ सम्मान और सच्ची खुशियां अवश्य मिलती हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको सुमन और रोहन की यह दिल छू लेने वाली कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और प्रेरणादायक, सस्पेंस और ट्विस्ट से भरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सफर से सीख को अभी सब्सक्राइब करें। कहानी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली और एक शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।